Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन 6 क्लास का 9 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी स्टोरी कहानी दी रहती है, तो यहाँ पर भी वही दी है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। तो जो प्रभाकर कहा जा रहा है यहाँ पर इस बच्चे का नाम है। प्रभाकर जो था लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लगा। प्रभाकर ये देख रहा था और उसे ये सब बड़ा गर्म लोहे को कर उसे कूटना बड़ा मजेदार लग रहा था। चलिए अब आगे जानते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। कितने? 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो महापाषाण जो हमने 5th लेसन समथिंग पढ़ा था, उसमें महापाषाण के बारे में दिया था। तो उसमें कहा गया है कि कब्रों में हमें लोहे के कुछ औजार वगैरह अवशेष मिले हैं, जिनसे ये ज्ञात होता है कि उस समय लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। ये तो हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको बोला भी। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते हुए प्रमाण मिलते हैं हमें। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई जा रही है ये कुल्हाड़ी है। इसमें यहाँ से डंडा पड़ जाता है, इससे फिर आप काट सकते हैं हम लकड़ियां। तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हल्के फाल। तो हल्का फाल यहाँ नहीं दिखाया गया है, वो हमने 5th चैप्टर में देखा था। जुताई के लिए हल्के फाल अध्याय 6 में तुमने पढ़ा। तो अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो लोहे के फाल से कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा? पहले क्या हुआ करता था, जो अखेटक लोग हुआ करते थे वो लकड़ी के ही हल बने हुए होते थे, लकड़ी का ही फाल हुआ करता था। तो उसे क्या है, ज्यादा कठोर जमीन को जोतने में दिक्कत हुआ करती थी, उससे इतना पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब हल में लोहे के फाल आ गए तो क्या हुआ, अब वो कड़ी से कड़ी जमीन को आसानी से जोत सकता था, बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। इससे उनका क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा, कृषि ज्यादा से ज्यादा होने लगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सहायक रहा कृषि उत्पादन के लिए, कृषकों के लिए। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ औजार दिखाए गए। ये हसिया है जो आज हम देखते हैं, जिसमें मुठिया, यहाँ पे एक मुठिया लगी रहती है, ठीक है, वो हसिया होता है जो आजकल हम देखते हैं। और ये एक सणासी है, ठीक है, जो आप देखते हैं लोहे की बनी हुई सणासी है। तो ये जो थे लोहे के औजार दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम व सिंचाई। तो यहाँ पे कृषि उत्पादन के लिए क्या कदम बढ़ाए गए उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। तो इन चित्रों के नाम क्या? हसिया हमने दिखाई दिया, ये वाला हसिया था आपका जो अभी दिखाया, ठीक है। और कुल्हाड़ी भी आपको दिखा दी, सणासी ऊपर सबसे पहले नंबर पे थी। तो लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसी 5 चीजों की सूची बनानी है जो आप रोज यूज करते हो, अपने बेसिक, अपने घर में डेली यूज में यूज करते हो, उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से होमवर्क है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। तो समृद्ध गांव के बिना किसी भी राजा का बने रहना, राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। तो जिस तरह क्या है, कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई, जुताई के लिए हल्के फाल, कृषि उत्पादन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम था वो था सिंचाई। कि सिंचाई की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि सिंचाई के लिए हम टाइम टू टाइम फसलों को सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल अच्छे से नहीं होगी, सूख जाएगी। बहुत सी फसलें तो पानी के बिना हो ही नहीं सकती। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या उपाय निकाला कि उन्होंने जगह जगह सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, ठीक है। और कृत्रिम जलाशय बनवाए, बड़े बड़े जलाशय खुदवाए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, किसानों को, जो कृषक लोग हुआ करते थे, उन्हें सिंचाई के लिए
बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध करा सकें। तो ये उन्होंने कदम उठाए जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो क्या, जो राजा कर वसूला करते थे, जब किसानों के पास भरपूर उत्पादन होगा, आय का जरिया होगा, तो क्या वो कर को आसानी से दे सकेंगे, और जब कर आसानी से देंगे तो राजा का राजकोष भी बड़ा होगा। इस प्रकार क्या है, वो गांव समृद्ध होते चले जाएंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, जो हमने एक मगध जो हमने पढ़ा था, मगध दो नदियों के पास हुआ करता था, कि वो सबसे समृद्ध और विकसित नगर कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था कि वो जो था दो नदियों के बीच में था, एक सोन नदी थी और दूसरी गंगा नदी, और तीसरी बात वो मैदानी क्षेत्र में था। तो मैदानी क्षेत्र में था और नदी, दो नदियां उसके पास थी, जिससे उसे सिंचाई के भरपूर साधन थे, इसलिए वो समृद्ध होता चला गया। तो वही यहाँ पे है, जब सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तो समृद्ध होगा और राजा उनसे तब कर वसूल सकता है। वो कर खुशी खुशी देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे राजा का राजकोष बढ़ेगा, वो और ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करेगा जिससे उसकी प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और अच्छे से रह सके, मतलब आय के साधन बनाएगा। फ्री कुछ नहीं बांटेगा, फ्री बांटने से कोई फायदा नहीं। अगर फ्री बांटना शुरू कर दे, फ्री खाना देना शुरू कर देगा, तो उनकी जो प्रजा होगी वो निकम्मी हो जाएगी, और एक टाइम ये आएगा कि राजा का राजकोष समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये नहीं गवर्नमेंट जैसे कहती है ना आज के टाइम में, ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे, तो वहां ऐसा कुछ नहीं कहा। राजा ने कुछ नहीं करता था, फ्री कुछ नहीं देता था, वो उनके संसाधनों को बढ़ाता था जिससे उनकी आय बढ़ सके, ना कि उन्हें निकम्मा बनाया जा सके। ठीक है, तो आय बढ़ाई जाए, रोजगार दिया जाए। अगर बेरोजगारों को रोजगार दे दोगे तो फिर कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। भाई जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उसमें रोजगार अगर मिल जाएगा तो क्या चूल्हा जलने लगेगा, भरपेट खाना खाने लगेगा। जब भरपेट खाना खाने लगेगा तो उसका दिमाग काम करने लगेगा। क्या है काम में, अब जब उसे काम ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा भाई, आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए सीधे, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक ही बार तो डाल दोगे आप, बार बार थोड़ी डाल दोगे। कितना डाल दोगे, उसका घर का खर्चा 10,000 का है, ठीक है, आपने 1,000 रुपए डाल दिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब नीतियां बिल्कुल बेकार हैं। रोजगार दो आप जो बेरोजगार हैं, अगर रोजगार मिल जाएगा तो सब संपन्न हो जाएगा, आपकी प्रजा जो है सब खुशहाल हो जाएगी। तो ये चीजें सब गलत हैं मेरे हिसाब से। मुझे तो यही लगता है कि ये सब चीजें गलत हैं कि साहब 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए अकाउंटों में पड़वा दिए साहब, वो सब चीजें गलत हैं। हमें रोजगार चाहिए, ठीक है। तो जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार चाहिए, और उन रोजगारों का संसाधन उपलब्ध कराइए आप। भाई वैसी यहाँ पे नियरेस्ट जो भी क्षेत्र है जहां पे आपको बेरोजगार दिखते हैं, वहां पे संसाधन उपलब्ध कराइए बेरोजगारों को, खुद कमाएंगे वो, निकम्मा मत बनाइए उन्हें। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आय परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। दूसरा पॉइंट है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी। ठीक है, तो किसानों को लाभ मिला क्यों? जब उन्हें सिंचाई के साधन मिले तो किसानों को लाभ, कर अदा करने के लिए क्या उनका आय का स्रोत होना चाहिए था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर चुकता करने के लिए किसानों को क्या उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो राजा ने जो है सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, जलाशय बनवाए, तालाब खुदवाए, कुएं बनवाए। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए। चलिए आगे देखते हैं। अब गांव में कौन रहते थे, तो यहाँ पे बात करी जा रही है गांव में कौन रहते थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, तो ये वेरी इंपोर्टेंट है। ये वाला इतना जो पार्ट दिया है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से देखिए, वीडियो को बार बार देखिएगा। अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो किस तरीके के 3 तरह के लोग रहते थे? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, ये मैं गेन कर रहा हूं, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बेलल्ला कहते थे। जो साधारण हलवा हुआ करते थे उन्हें उड़वार कहते थे। भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और आदिमई कहलाते थे। तो भूमिहीन मजदूर जो थे दास, कैडेसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से में, देश के जो उत्तरी हिस्सा हुआ करता था, उधर गांव का जो ग्राम प्रधान हुआ करता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते। तो एक ही परिवार के लोग अक्सर इस पीढ़ी पर बने रहते थे, मतलब राजतंत्र एक तरीके से था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पद अनुवांशिकी था, बिल्कुल सही, यहाँ पे अनुवांशिकी था, तभी तो भाई इसका पुत्र इसका पुत्र इसका पुत्र, मतलब वो सारा ग्राम प्रधान हुआ करता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो देखिए ग्राम भोजक के पद पर जो हुआ करता था, ग्राम का सबसे बड़ा भूस्वामी हुआ करता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो इनकी जमीन पर कौन काम करते थे? दास और मजदूर, जिन्हें क्या कहा गया था? दास कैडेसियर। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप दिया करता था। तो ये प्रभावशाली हुआ करते थे, इनकी लोगों में पकड़ हुआ करती थी, संपन्न हुआ करते थे, तो इसलिए राजा कर वसूलने के लिए भी इन्हीं को काम सौंप देता था। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या हुआ करता, न्यायाधीश का भी काम, कभी पुलिस का भी काम इन्हीं को सौंप देते थे, प्रभावशाली होने के कारण। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते। तो ग्राम भोजक जो हुआ करते थे, जो ग्राम प्रधान थे, एक उनके बाद स्वतंत्र कृषक भी हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो उन्हें गृहपति मतलब जो स्वतंत्र कृषक होते थे वो भी संपन्न हुआ करते थे। ग्राम भोजक जो ग्राम प्रधान होते थे उनसे कम, लेकिन नॉर्मल लोगों से संपन्न हुआ करते थे, तो जिन्हें गृहपति कहते थे। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे, ठीक है। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, और इनमें ज्यादातर कौन हुआ करते थे? छोटे किसान हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती, दूसरों की जमीन पर काम किया करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे, उन्हें दास कर्मकार कहते थे। जैसे आजकल आप मजदूर देखते हैं, लेबर क्लास, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते। तो देखिए शिल्पकार कौन होते थे ये भी जान लीजिए। यहाँ पे कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार हुआ करते थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या थी देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य किन्हें कहते हैं हम? ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा भी। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। तो इनकी रचना कितने साल पहले हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है, इन्हें देखिए जान लीजिए संगम क्यों कहा जाता है। एक तो संगम आप वो जानते हैं जहां पे क्या है, दो या दो से अधिक छोटी नदियां आकर मिलती हैं, तो उसे भी संगम कहा जाता है। लेकिन यहाँ इस संगम का मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैदुर है, मानचित्र 7/113 पर दिखाया गया है, मैदुर के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। जो मैदुर के कवि हुआ करते थे उनके सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को बार बार आप देखिएगा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया है। किसने किया है? बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन गया। तो चलिए स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक निर्धन की चतुराई थी। यहाँ पे एक निर्धन की चतुराई के बारे में कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। तो उसके पास इतना गरीब था कि एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली के लिए बेच दिया। मतलब एक किसी का भोजनालय था, उसकी बिल्ली थी उसके पास पाल रखी थी, उसने उसे क्या है वो एक पैसे में, एक सिक्के में बेच दिया। देखिए मरे हुए चूहे से भी उसने कमाई कर ली। तो ये दिमाग का खेल होता है, ठीक है। मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, पैसा किस तरीके से कमाया जाए। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया।
उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। उनका जो माली था राजा का, उसने देखा यार यहाँ तो बहुत कूड़ा हो गया, अकेला मैं कैसे साफ करूंगा इतने बड़े बगीचों को, उस बात को लेकर बड़ा परेशान था। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। उसने क्या है, माली को परेशान देखा और माली से कहा अगर उसे लकड़ियां और पत्ते मिल जाएं तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है। और माली को क्या चाहिए था, उसने तुरंत मान गया, हाँ कर दी। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को बुलाया। उनने पास जो खेल रहे थे उन बच्चों को इकट्ठा किया और प्रत्येक बच्चे से कहा कि एक एक टहनी पर तुम्हें एक एक मिठाई मिलेगी। भाई बच्चों को और क्या चाहिए, तो बचपन में यही खाने पीने खेलने की चीजें उनके लिए, बच्चों को और क्या चाहिए होता है, बचपन में उन्हें खाने पीने की और खेलने की चीजें मिल जाएं बस। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। इतने सारे बच्चे तो फुर्तीले और खेल खेल में काम कर देते हैं, तो बच्चों ने क्या, बिल्कुल एक पत्ता टहनी चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा था। वहां से एक राजा का कुम्हार था जो बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। उसने वहां आकर ढेर को देखा होगा, उन्हें कह रहे ये तो मतलब की चीज है भाई, मेरे बर्तन पकाने का काम आएगा। उसने पूछा होगा युवक से, ये जो वहां होगा उससे पूछा कि भाई ये ढेर मुझे लेना है। युवक ने क्या करा, अब वहां भी बिजनेस शुरू कर दिया। उसने उस कुम्हार को वो कुछ पैसों में बेच दिया। ये देखिए वहां भी उसने बिजनेस कर लिया। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया। एक बड़े बर्तन में पानी भरा और नगर के द्वार पर पहुंच गया, और वहां पर जो घास काटने वाले 500 लोग काम कर रहे थे उन्हें उसने पानी पिला दिया। अब प्यासे को पानी मिल जाए तो इससे अच्छी खुशी और क्या हो सकती है। भाई आपको प्यास लग रही हो, उस दौरान आपको पानी मिल जाए तो आपके लिए तो वो ईश्वर के समान हो गया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। भाई जब कोई बहुत खुश हो जाता है तो वो ये जरूर पूछता है कि आपने हमारे लिए ये किया, बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वही सवाल उन्होंने किया उससे। अब देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। बिल्कुल सही, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग चले, मतलब जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। उसने वही बात कहा। जैसे आपने देखा है कि रामायण में केकई ने जब राजा दशरथ युद्ध के दौरान उनका रथ का पहिया टूट गया था तो उन्होंने वो संभाला था, तो उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया, मतलब उनसे कहा कि मुझसे मांगो, आप 2 वरदान मांग सकती हो जो आप चाहो। ठीक है, तो केकई ने उस समय कहा भाई अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। राजा ने भी कह दिया ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या उन्होंने आतंक मचाया था। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। तो उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली, समझदार था ना, तो वो ऐसे ही लोगों से दोस्ती करता था। उन्होंने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली और उस व्यापारी से उसे पता लगा कि एक व्यापारी आ रहा है यहाँ पे नगर में और 500 घोड़ों को साथ ला रहा है इस शहर में। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, अब उसे आइडिया आया कि मुझे क्या करना चाहिए। घोड़ों को लागा तो जैसे पूरा दिन यहाँ रहेगा तो खाने के लिए उसे घास वगैरह चाहिए होगी घोड़े के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने उन घास काटने वालों को पानी पिलाया था। उसने दिमाग लगाया हाँ उनके पास चलना चाहिए मुझे, और मुझे क्या आइडिया लगाया चलिए इसी में देखते हैं। वहां गया और कहा कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। क्या कहा उसने, एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। क्या बात है, यहाँ भी देखिए आप बिजनेस करेगा भी, अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। कितनी अच्छी बात है कि अपनी घास आप तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। भाई 500 गट्ठर लिए थे उसने, तो 500 गट्ठर बिकने में कुछ तो उसे अच्छी इनकम होगी। उन्होंने उसे घासों के, अब भाई उन्होंने भी प्रॉमिस कर रखी थी, वायदा किया था, वचन दे रखा था कि कुछ करेंगे। कि उसने भी कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगा। अब उसे आज जरूरत है, उसने मांग लिया, मतलब मौके का फायदा उठाया उसने। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। देखा, क्योंकि औरों से तो उसने मना कर दिया था कि जब तक मेरी ना बिके तब तक आप लोग नहीं बेचोगे, तो उसे कहीं घास नहीं मिली। उस युवक से उसने 1000 सिक्कों में वो घास के गट्ठर खरीद लिए। तो देखिए ये होता है एक माइंडेड व्यक्ति। ठीक है, इसे कहते हैं माइंडेड व्यक्ति। तो ये है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला
चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन में से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। तो जो मूर्तिकार शिल्पकार हुआ करते थे वो क्या मूर्ति और वगैरह पे शिल्पकारी जो करते थे बड़े कलात्मक तरीके से करते थे। उनसे भी हमें पता चलता है। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता, जहां लोग आते जाते थे, जहां मतलब वो दिखना चाहिए। आज भी आप देखते हो हम कोई भी सजावट या शोकेस जो चीजें होती हैं वो ऐसी जगह रखते हैं जहां पे लोग आगे की नजर पड़े। खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखी जाती है, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह ही रखी जाएगी, छुपा के थोड़ी रखी जाएगी। आगे चलते हैं। सांची की मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इनमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे, तो हम अध्याय 12 में आगे सांची के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो यहाँ जो इमारतें दिखाई जा रही हैं वो ये है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ये जो है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है ये रेलिंग वगैरह ये जो लकड़ी की है, काय की है, ये इसकी बात की जा रही है। यहाँ भी देखिए ये मूर्ति वगैरह बनी है, किसान बनाए बैलगाड़ी चलाते हुए, तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो बलय कूप दिखाया गया, दिल्ली में मिला बलय कूप। तो हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे बने? मतलब हड़प्पा में जल निकास व्यवस्था नालियों से हुआ करती थी, और यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। ये भी जल निकास के ही लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर जनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। तो कुछ शहर क्या हुआ करते थे? परकोटों से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में बलय कूप मिले। तो ऊपर के चित्र जो अभी दिखाया गया, ये वाला, ये बलय कूप है, इसकी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो परकोटों से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में बलय कूप मिले हैं। ये बलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इतना पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलय कूप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किए जाते। प्रायः ये बलय कूप लोगों के घरों में होते थे। और ये कहाँ होते थे? लोगों के घरों में बने होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंट के छप्पर बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। तो लकड़ी, मिट्टी या छपरों के बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर रहे हैं, अभी भी इनकी खोज जारी है। प्राचीन शहर के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के बारे विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसी ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। अब यहाँ एक और कहानी है, चलिए ये भी देखते हैं। बेरी गाजा, बरूच का यूनानी नाम की कहानी। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे क्या है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र थे। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। जो नए लोग हुआ करते थे बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में, उनसे नाव नहीं चलती थी, बहुत मुश्किल हुआ करती थी, संकरी हुआ करती थी। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज चला सकते थे। तो यहाँ कुछ जो राजा के अनुभवी मछुआरे हुआ करते थे वही जहाज चला पाते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो ये देख लीजिए किन किन चीजों का आयात होता था। बेरी गाजा से तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, इंपोर्ट होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात होता था। यह एक्सपोर्ट होता था हमारे यहां से। जड़ी बूटियां हो गई, हाथी के दांत हो गए, गोमेद हो गया, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र इत्यादि। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष प्रकार के उपहार लाते थे। इनमें क्या होता था? चांदी के बर्तन, गायक, किशोर जो अच्छा गा सकते थे, सुंदर औरतें होती थी, दासी बनाने के लिए लाया जाती थी, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हुआ करते थे। ये चीजें वहां से आती थी, और ये चीजें वहां से मतलब जो आती थी और ये जाया करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पत्नों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में बहरूद ढूंढो। अब इसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो यहाँ पे अब हम सिक्के देखेंगे, जो सिक्के दिखाए गए हैं। प्रश्न 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविदों को ऐसे युग के हजारों सिक्के मिले हैं।
सबसे पुराने आहत सिक्के, तो जो सबसे पुराने सिक्के हुआ करते थे वह आहत सिक्के हुआ करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो करीब 500 साल चले हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है, तो ये है इसका चित्र, आहत सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, इन पर देखिए ये दिखाई गई है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती थी, इन्हीं के कारण इन्हें आहत सिक्के, और इन पर जो आकृति बनाई जाती थी क्या होता था, इन्हें चांदी या सोने के उस पे आहत करके ये डिजाइन बनाई जाती थी, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे शायद एक और स्टोरी जैसी कुछ कविता दी है, चलिए देख लेते हैं। विनिमय के अन्य साधन, तो विनिमय के अन्य साधन क्या थे? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए क्या कविता, पढ़ लेते हैं। देखो, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो समुद्र के किनारे नमक बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये बेकार है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, तो नगर जो हुआ करते थे अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, तो उदाहरण के लिए इन्होंने मथुरा दिया है, जो कि कृष्ण जी के लिए ज्यादा फेमस है। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, ये 2500 साल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहा है, नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर, यातायात के मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर जाता था, उत्तर दक्षिण की ओर जाता था। इसलिए ये कौन सा, किस लिए फेमस था? इसमें जो था ये यातायात और व्यापार के मुख्य रास्ते स्थित थे इसमें, ठीक है। इसलिए इसका एक रास्ता तो दक्षिण पूरब की ओर जाता था, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, और शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे, इसमें जो थे अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। तो आसपास के जो पशुपालक थे वो शहर में रहने वालों के लिए क्या है, भोजन जुटाया करते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र, तो मथुरा जो है फेमस है बेहतरीन मूर्तियों, वहां मतलब मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई जाती हैं, इसलिए वो बहुत फेमस है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, तो लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की मथुरा दूसरी राजधानी भी बनी है। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे 10th चैप्टर में। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है, तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसीलिए मैं बता रहा था कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है ये। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, तो यहाँ प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख, और ये बहुत कम छोटे छोटे संदेशों में लिखे हुए हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जिसमें क्या स्त्रियों और पुरुषों को द्वारा मठों या मंदिरों में दिए गए दान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। तो जो दान करते थे वो कौन करते थे, ये देखो इंपोर्टेंट है। जो दान करते थे वो शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है, तो इन लोगों का भी उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार, ये भी इंपोर्टेंट है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। यह जो पुरातत्व स्थलों में जो शिल्पकारों को मिले हैं, बहुत ही सुंदर और पतले बारीक मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। तो ये ज्यादातर कहां मिले हैं, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्राय काले रंग के होते थे, और ये प्राय काले रंग के होते थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले जो पतले चमकीले जो पात्र हुआ करते थे वो किस कलर के हुआ करते थे, तो आप कौन सा कलर का होगे, काले रंग के। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पकारों के अवशेष नहीं बचे, और कहा जा रहा है कि अन्य जो शिल्पकार थे उनके अवशेष नहीं मिल पाए, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। और ये हमें किससे पता चलता है, विभिन्न ग्रंथों से।
कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मैदुरै, तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मैदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे जहां उत्पादन होता था। ये यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, और स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। देखिए संघ जो हुआ करते थे, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे। जो शिल्पकार और व्यापारी हुआ करते थे वो संघ बनाया करते थे, जिन्हें कौन, शिल्पकार और व्यापारी, जिन्हें श्रेणी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रेणी। और जो संघ बनाया करते थे उन्हें क्या कहा करते थे, श्रेणी कहा करते थे। ठीक है, ये देखिए इंपोर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इतनी चीज यहां से, ये ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल तैयार करना, उपलब्ध कराना तथा तैयार माल विवरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करना होती है। तो श्रेणियां जो थी उनका कार्य का किस तरीके से करना है उसे कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी व्यापार का संचालन करना होता था, शिल्पकारों की क्या है, उन्हें बनाना हुआ करता था। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती हैं। जो श्रेणियां हुआ करती थी वो किसके रूप में काम करती थी, बैंकों के रूप में, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और इस धन का निवेश जो किया जाता था लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले लौटा दिया जाता था, कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि मंदिर स्थानों को दान में दे दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एक और कहानी दी गई है, सूत काटने और बुनने के नियम। तो सूत काटने के नियम क्या थे ये जान लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जो क्या है चाणक्य ने लिखे हैं, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, और चाणक्य तो आप जानते ही हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें अध्याय 8 में क्या है इसका उल्लेख, इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों से सूत की कताई और बुनाई की जाती। तो एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसकी देखरेख में ये सारा कार्य होता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वैश्याओं, राजा की अवकाश दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था, यहाँ लगाया जाता है। जो यहाँ पे काम करने के लिए लगाया जाता है, जो मतलब बिल्कुल आम जनता से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, उन लोगों को यहाँ पे लगा दिया जाता था, जिनका कोई काम नहीं हुआ करता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। इन्हें क्या है, इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ये किसमें लिखा गया है, अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें लिखा गया है। ये जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। तो जिन्हें बाहर जाने की आज्ञा नहीं है वो अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा कर फिर उन्हें तैयार कर कर वहां भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था। जो औरतें कारखाने तक जा सकती थी उन्हें तड़के माल जो तैयार हुआ है ले जाना होता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिल जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक और उस औरत की तरफ देखता है या उधर की बातें करता था तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि मतलब अगर औरत के साथ वो टाइम पास करता है या उसे छेड़खानी करता है तो उसे सजा दी जाती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जाता। अगर औरत ने काम नहीं किया तो उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा और उससे सजा के तौर पर अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखा अर्थशास्त्र में कैसे क्या उन्होंने नियम लिखे हैं। अब सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू का देख लेते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन था। क्या था? एक बंदरगाह था। पत्तन बंदरगाह को कहते हैं। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। तो बंदरगाह पे यही काम होता है, सामान उतारा चढ़ाया जाता है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। तो यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा में भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा जहां माल सुरक्षित रखा जाता होगा। सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे हैं। तो इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे हैं। ये पात्र कुछ इस तरीके से बना होगा।
ये दोनों तरफ से उसमें हत्थे लगे होंगे, ये इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एराटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। तो एराटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन इटली के एक शहर के नाम पर एराटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो इटली में एक शहर है जिसका नाम है एराटाइन, तो उसी के नाम पर इन पात्र को जाना जाता है, नाम दिया गया है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो इन्हें जो है मोहर लगे सांचे पर चिकनी गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यही बनाए जाते। तो कुछ ऐसे बर्तन को भी ढूंढा गया है जो क्या है, उन पर डिजाइन तो रोम का था लेकिन बनाए यहीं पे गए थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। रोमन लैंप और शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो जो जिनसे आभूषण बनाए जाते थे उनके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, मन के वगैरह जो पत्थर वगैरह हुआ करते थे कीमती। अब अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि प्रारंभिक जो ब्राह्मण लोग यूज करा करते थे उसे ब्राह्मी लिपि कहा गया है। तो वो इन पत्थरों पर मिली है, जो यहाँ पे ये पत्थर दिखाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्या तमिल भाषा के लिए प्रारंभ में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी कहते हैं। इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी कहते हैं। क्यों कहते हैं तमिल ब्राह्मी, इसलिए कहते हैं। चलिए अब अन्यत्र देख लेते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। ये जो है यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। इसका विकास जब हुआ था जब गंगा के मैदान के क्षेत्र बस रहे थे। मगध वगैरह की बात की जा रही है यहाँ पे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। तो रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। तो ये कहां से, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। तो आगस्टन के नाम पर ही अगस्त महीने का नाम पड़ा है, ये भी जान लीजिएगा अगर नहीं पता है आपको तो। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम जो था ईंटों का शहर था। आगस्टन ने कहा है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, और जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, जो सफेद पत्थर होता है उसे संगमरमर कहते हैं, संगमरमर का बनवाया। आगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। तो आगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। आगस्टन ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर, जो बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए उन्हें एम्फी थिएटर कहा गया। और एम्फी थिएटर कैसे हुआ करते थे कि बीच में तो स्टेज हुआ करता था और चारों तरफ से सीढ़ी नुमा बैठने के लिए स्थान बनाए गए होते थे। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ियां नुमा बनी होती थी, जगहें होती थी जहां लोग बैठ सकते थे। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। सीढ़ी नुमा जगहें होती थी, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानगार भी बनवाए जहां स्त्रियां पुरुषों के लिए अलग अलग निर्धारित समय थे। जो स्नानगार बनवाए वहां स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग समय हुआ करते थे, एक ही समय नहीं हुआ करता था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाड, तो बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडाक्ट के जरिए शहर के स्नानगार, फव्वारों तथा घुसल खानों के लिए पानी लाया जाता है। तो बड़े बड़े जो एक्वागार्ड सेतु हुआ, जलवायु हुआ करते थे, वहां से स्नानगार, फव्वारों, घुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं क्या दिए गए हैं यहाँ पे। तो उपयोगी शब्द में क्या है, लोहा। तो लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ था 3000 साल पहले हुआ था। गांव, तो गांव हम किन्हें कहा करते थे, जहां कृषक लोग, जो भोजन उत्पादक लोग रहा करते थे, उन्हें गांव कहते थे। सिंचाई के क्या हुआ, सिंचाई कहां से हुआ करती थी, सिंचाई के साधन क्या हुआ करते थे, तो नहरें, कुआं, तालाब, ठीक है। कृत्रिम जलाशय जो राजाओं लोगों ने बनवाए उसे कहा जा रहा है। संगम, तो संगम हम किसे कहते थे, देख लीजिएगा संगम हम किसे कहते थे। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे। तमिल की प्राचीन जो रचनाएं हुआ करती थी उन्हें हम संगम साहित्य कहते थे। यहाँ पर ये दिया गया है, संगम साहित्य हम इन्हें कहते थे, ठीक है।
इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। ठीक है, संगम इसलिए, और इन्हें संगम क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि मैदुरे जो थे, मैदुरे के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो संगम किन्हें कहते हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या रह गया है। फिर आता है नगर। तो नगर आप जानते हैं जहां पर क्या हुआ करता था, राजा राज्य किया करते थे, उन्हें हम नगर कहते हैं। ठीक है, फिर बलैकूप क्या हुआ करते थे, घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए जो यूज किए जाते थे उन्हें बलैकूप कहते थे। पत्तन क्या हुआ करते थे, बंदरगाह, जहां पे माल उतारा चढ़ाया जाया करता था जहाजों से। और श्रेणी क्या हुआ करती थी, तो श्रेणी जान लीजिए, श्रेणी क्या हुआ करती थी, श्रेणी की बात कर रहे हैं। श्रेणी जो हुआ करती थी क्या हुआ था, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो हुआ करते थे ना अपने संघ बना लिया करते थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। जो शिल्पकार और व्यापारी हुआ करते थे वो एक संघ बना लिया करते थे, उन्हीं को हम श्रेणी कहते हैं। तो शिल्पकारों की श्रेणियों का जो काम क्या हुआ करता था ये भी जान लीजिए। काम जो हुआ करता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना, ये उनका क्या हुआ करता था, काम हुआ करता था। इसी को हम क्या है, श्रेणियां कहते थे। ठीक है, तो श्रेणी आपकी क्लियर हो गई होंगी। कभी कभी क्या है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये कह रहे हैं खाली जगहों को भरिए। तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे, क्या कहते थे, बेलल्ला। हम यहां कहते थे बेलल्ला। ठीक है, बेलल्ला कहते थे उन्हें। फिर पूछ रहा है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः कौन काम किया करते थे, दास और मजदूर। दास और मजदूर, चलिए आप लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, दास और मजदूर काम किया करते थे। फिर कह रहे हैं तमिल में हलवाओं को क्या कहते थे, उड़वार क्या कहते थे, उड़वार कहा करते थे। अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। कौन हुआ करते थे अधिकांश गृहपति, स्वतंत्र कृषक भूस्वामी होते थे। ठीक है, ग्राम भोजकों के काम बताओ वे शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्राम भोजकों के काम क्या हुआ करते थे, सबसे बड़ा भूस्वामी प्रभावशाली होता था, उसके साथ ही राजा उन्हें क्या है, कभी कभी पुलिस न्यायाधीश का कार्यभार भी सौंप दिया करता था। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले बनाए। आहत सिक्के किन्हें कहते थे, सोने चांदी के हुआ करते थे और इन पर आहत करके जो डिजाइन बनाई जाती थी इसलिए उन्हें आहत सिक्के कहा जाते थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई। तो संगम साहित्य किन्हें कहते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं संगम साहित्य किन्हें कहते हैं। तो संगम साहित्य हम किन्हें कहते हैं, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इसीलिए इसे संगम साहित्य कहा जाता है, क्योंकि मैदुरे के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। ये मैंने आपको फिर से एक बार रीड आउट करके बता दिया है। फिर आरिकामेडु का पतन कब हुआ, करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ था आरिकामेडु का पतन। ठीक है, पत्तन, सॉरी, आरिकामेडु का पत्तन जो था करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। ठीक है, बना था, हुआ नहीं था, सॉरी, बना था। अब यहां पे हम देख लेते हैं, कह रहे हैं सही जवाब ढूंढो। बलैकूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के, जल निकासी के लिए। तो यहाँ पे जल निकासी के लिए किया जाता था बलैकूप का प्रयोग। ठीक है, आगे देख लीजिए। आज सिक्के चांदी और सोने के हुआ करते थे। यहाँ क्या दोनों ऑप्शन कैसे दे दिए उन्होंने, चांदी और सोने के हुआ करते थे, आप देख लीजिएगा चैप्टर में। ठीक है, फिर आप बात आ रही है मथुरा महत्वपूर्ण क्यों है, गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र। तो क्या है वो, धार्मिक केंद्र की वजह से महत्वपूर्ण है। श्रेणी, शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। तो श्रेणी क्या होता था, शिल्पकारों और शिल्पकारों का, ठीक है, शिल्पकारों का एक संघ हुआ करता था, श्रेणी शिल्पकारों का।
ठीक है, पशुपालकों का संग नहीं, शिल्पकारों का। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर आउट कर दीजिएगा, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे समझ सके। ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये जो है एनसीईआरटी का जो 6th क्लास की बुक चल रही है, इसके चैप्टरों की जो एक्सप्लेन है पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और आपको अगर नोटेशन पीडीएफ चाहिए जो ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूं, तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं क्या है इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको हर वीडियोस की मैं पीडीएफ डालता रहता हूं, तो वहां से आपको मिल जाएगी। और वहां पे और भी आपको सीटेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अब वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ अगर बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम आगे इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही ये बुक खत्म होगी फिर हम इसके शॉर्ट्स नोट और ये कुछ सॉल्यूशन जो इसके आज मैंने इसमें क्वेश्चन करा दिए हैं, ये मैं फिर आपको एक तरफ से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे मोटिवेशन बना रहे, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.